Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो थोड़ा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, एंड आई प्रॉमिस इस डिस्कशन के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है। जब तूफान में आसमान में बिजली कड़कती है तो हम सब जानते हैं कि क्लाउड्स और जमीन के बीच एक जबरदस्त करंट फ्लो होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात है, वहां कोई तार तो है नहीं, कोई वायर नहीं है, फिर ये करंट जैसा इफेक्ट आता कैसे है? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल या कह लो घोस्ट करंट काम कर रहा हो। एक इनविजिबल करंट, ये तो थोड़ा अजीब है। हमने तो यही पढ़ा है कि करंट के लिए चार्जेस का फ्लो जरूरी है, एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए। क्लाउड्स और जमीन के बीच तो हवा है जो कि एक इंसुलेटर है, तो बिना चार्जेस के फिजिकली मूव हुए करंट कैसे? एग्जैक्टली यही तो सारा सवाल है। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? क्या? कि ये गोस्ट करंट सिर्फ तूफान में नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त आपके मोबाइल चार्जर में, आपके वाईफाई राउटर के अंदर, हर उस डिवाइस में जहां एक कैपेसिटर यूज होता है, वहां एक छोटे से गैप के अक्रॉस ये गोस्ट करंट काम कर रहा है। सच में? मोबाइल चार्जर में भी? हाँ, चलो इस मिस्ट्री को अनपैक करते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का सबसे सिंपल मतलब है एक बदलता हुआ, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बिल्कुल एक रियल करंट की तरह बिहेव करता है। ओके। और एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, भले ही वहां कोई एक्चुअल चार्ज मूव ना कर रहा हो। ये एक इफेक्ट है, फिजिकल फ्लो नहीं। ठीक है, ये एक इफेक्ट है। खत्म होने के बाद हजारों लोग एक लंबे पैक्ड हॉलवे से निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत भीड़ है। ये लोग जो चल रहे हैं, ये है आपका नॉर्मल कंडक्शन करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ वायर। सिंपल। अब सोचो, इस हॉलवे के आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा है और वो बंद है। ओके। ये है हमारे कैपेसिटर का गैप, जिसके पार लोग यानी चार्जेस नहीं जा सकते। लेकिन पीछे से तो भीड़ धक्का दे रही है, राइट? हाँ, प्रेशर तो बढ़ता जाएगा दरवाजे पर। एग्जैक्टली। भले ही कोई बंदा दरवाजे के पार नहीं जा रहा, दरवाजे पर प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। ये जो प्रेशर चेंज है ना, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इफेक्ट बिल्कुल करंट जैसा है, क्योंकि वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अच्छा, तो इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो गैप है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन सच में जंप करके नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से ही एक करंट जैसा असर पैदा हो जाता है? एग्जैक्टली, तुमने सही पकड़ा। और इस कॉन्सेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 19th सेंचुरी में फिजिक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। क्या प्रॉब्लम थी? उस वक्त का जो फेमस एम्पियर्स लॉ था, वो अधूरा था। वो वायर में बहते करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बता देता था, पर कैपेसिटर के गैप में मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है, इसका जवाब उसके पास नहीं था। मतलब लॉ इनकम्प्लीट था। हाँ, और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इस पजल को सॉल्व किया। चलो, इसका एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। ठीक है। इमेजिन करो दो पैरेलल कैपेसिटर प्लेट्स हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे कोई शिमरी इनविजिबल धागे हों जो एक प्लेट से दूसरी तक खींचे हुए हैं। ओके, प्लेट्स और उनके बीच धागे जैसी फील्ड लाइंस। अब जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, प्लेट्स पर चार्ज बढ़ता है और ये शिमरी धागे और घने और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। परफेक्ट। अब इमेजिन करो कि इन बदलते हुए हिलते डुलते धागों के चारों तरफ हवा में एक इनविजिबल व्हर्लपूल, एक छोटा सा भंवर बन रहा है। वाओ! यही व्हर्लपूल, यही भंवर मैग्नेटिक फील्ड है। ये चार्जेस के फ्लो से नहीं, बल्कि सीधे फील्ड के चेंज होने से बन रही है। ये इमेज तो बहुत पावरफुल है कि फील्ड का बदलना ही अपने आप में एक एक्शन है जो स्पेस में एक रिपल बना रहा है। हाँ, और ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो अब ये एनालॉजीज तो ठीक हैं, पर फिजिक्स में आखिर में सब कुछ मैथमेटिक्स की भाषा में कहना पड़ता है। राइट। तो चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इस आइडिया को फॉर्मूला में कैसे लिखता है। एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है ID = ε0 ब्रैकेट d phi e अपॉन dt। ठीक है इसमें एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है। जी। इसका मतलब सारा खेल इस d phi e dt वाले टर्म में है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं।
स्टेप 1, द ओल्ड लॉ। पहले था एम्पियर्स लॉ, वो था phi b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ठीक है। सिंपल शब्दों में ये कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड यानी B का सोर्स सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट I है। जहां चार्ज चलेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कॉज एंड इफेक्ट, करंट है तो फील्ड है, सिंपल। हाँ। स्टेप 2, द पैराडॉक्स। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। इमेजिन करो एक वायर है जिसमें करंट I है और वो एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। ओके। अगर हम वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप इमेजिन करें तो एम्पियर्स लॉ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। लेकिन अब उसी लूप के लिए हम एक अलग सरफेस इमेजिन करते हैं, एक टिफिन बॉक्स जैसा जिसका मुंह तो लूप पर है पर जिसका तला कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच से गुजर रहा है। अच्छा, एक 3D सरफेस। हाँ, अब इस सरफेस के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है? प्लेट्स के बीच तो गैप है, कोई वायर नहीं है, तो करंट तो जीरो हुआ। एग्जैक्टली। और अगर करंट जीरो है तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। अरे हाँ। अब देखो प्रॉब्लम, एक ही लूप, एक ही जगह पर दो अलग अलग सर्फेसेस इमेजिन करने से दो अलग अलग जवाब आ रहे हैं। एक बार B है, दूसरी बार B जीरो है। ये इम्पॉसिबल है। फिजिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि आपका लॉ अधूरा है। अच्छा, अब समझ आया कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, लॉ ही इनकंसिस्टेंट हो रहा था। राइट। स्टेप 3, मैक्सवेल्स जीनियस सॉल्यूशन। यहां मैक्सवेल की एंट्री हुई। उन्होंने कहा एम्पियर्स लॉ अधूरा है। गैप के अंदर कंडक्शन करंट जीरो हो सकता है पर वहां एक और तरह का करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, और ये करंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी डी फाई ईटी से पैदा होता है। फ्लक्स का मतलब है उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, मतलब फ्लक्स चेंज होता है। इसी चेंज को मैक्सवेल ने आईडी का नाम दिया। एंड स्टेप 4, द न्यू कंप्लीट लॉ। तो मैक्सवेल ने लॉ को मॉडिफाई किया और नया लॉ बना एम्पियर मैक्सवेल लॉ। phi b डॉट dl बराबर है म्यू नॉट IC प्लस ID। यहाँ IC है कंडक्शन करंट और ID है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने बेसिकली करंट की डेफिनेशन को ही एक्सपैंड कर दिया कि करंट सिर्फ चार्ज का फ्लो नहीं बल्कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। बिल्कुल सही। एंड स्टेप 5, कंसिस्टेंसी रिस्टोर्ड। अब देखो, वायर में ID जीरो होता है और गैप में IC जीरो होता है। हाँ, पर मैक्सवेल ने प्रूव किया कि वायर में IC की वैल्यू और गैप में ID की वैल्यू बराबर होती है। इसलिए टोटल करंट IC प्लस ID हमेशा कंटिन्यूअस रहता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। Paradox solved. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो अब एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके। मान लो एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स का एरिया A है 0.01 मीटर स्क्वायर और प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 10.5 V पर मीटर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है। ये है DE/dt। ठीक है, तो हमें A और D dt पता है। कैलकुलेशन 1, सबसे पहले d फाई dt निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EA, तो d फाई dt हो जाएगा A DE dt। राइट। वैल्यूज डालते हैं 0.01 गुणा 10⁵, ये आ गया 1000 वोल्ट्स पर मीटर। ओके, 1000। कैलकुलेशन 2, अब डिस्प्लेसमेंट करंट ID निकालेंगे। फॉर्मूला है ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d फाई dt। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ठीक है। तो ID हुआ 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 और 1000 एंड रिजल्ट इसका आंसर आएगा 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 एम्पियर्स, यानी 8.85 नैनो एम्पियर्स। 8.85 नैनो एम्पियर्स, ये तो बहुत ही छोटा करंट है। एक LED जलाने के लिए भी मिली एम्पियर्स चाहिए होते हैं। इतने छोटे से करंट का क्या सिग्निफिकेंस है? ब्रिलियंट क्वेश्चन। भले ही ये करंट बहुत छोटा है पर इसकी एग्जिस्टेंस ही सबसे बड़ी बात है। यही छोटा सा गोस्ट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स है। अच्छा। हाँ, मैक्सवेल ने रियलाइज किया कि अगर चेंजिंग ई फील्ड एक बी फील्ड बना सकती है तो फैराडे के लॉ के हिसाब से चेंजिंग बी फील्ड भी एक ई फील्ड बनाती है।
ये दोनों एक दूसरे को बनाते हुए स्पेस में आगे बढ़ते हैं और इसी साइकिल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज सब यही हैं। वाओ, तो ये सब इसी छोटे से करंट से शुरू होता है। बिल्कुल। अब कुछ कॉमन गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम में मार्क्स कटवा देती हैं। मिस्टेक 1, स्टूडेंट्स लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ रियल करंट वे चार्जेस फ्लो थ्रू द इंसुलेटर। हाँ, करेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, ये सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इफेक्ट है। हमेशा याद रखो, ये एक गोस्ट करंट है। अच्छा, तो करंट नाम होने के बाद भी इसमें कोई चार्ज का फिजिकल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इसका नाम करंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका इफेक्ट करंट जैसा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। गॉट इट, परफेक्ट। अब मिस्टेक 2, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ कैपेसिटर्स के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये लगता है। करेक्शन, नहीं, ये हर उस जगह होता है जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब डीईडीटी नॉन जीरो है। एक रेडियो एंटेना के आसपास, स्पेस में ट्रैवल करती हुई लाइट वेव के अंदर, हर जगह। ओके, तो कैपेसिटर तो बस एक कंट्रोल्ड एग्जाम्पल है, पर ये फिनोमेना यूनिवर्सल है। जहां भी डीईडीटी नॉन जीरो होगा वहां एडी होगा ही होगा। एग्जैक्टली। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। पहला, एक फ्रेज याद कर लो, मैक्सवेल्स गोस्ट करंट। नो चार्जेस मूव बट फील्ड्स एक्ट लाइक फ्लो। नो चार्जेस मूव बट फील्ड्स एक्ट लाइक फ्लो। अच्छा है। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। अपने दोनों हाथ आमने सामने रखो जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स। अब उन्हें थोड़ा पास और दूर करो। ये है चेंजिंग ई फील्ड। ठीक है। ऐसा करते हुए अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से इन प्लेट्स के चारों तरफ हवा में एक सर्कल बनाओ। ये सर्कल बनती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्शन कॉज एंड इफेक्ट याद दिलाएगा। चेंजिंग फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये हेल्पफुल है, ये याद रहेगा। और इस पूरी चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट 1, डिस्प्लेसमेंट करंट चार्जेस का फिजिकल फ्लो नहीं है, ये एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है जो बिल्कुल एक रियल करंट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉइंट 2, इस कॉन्सेप्ट ने एम्पियर्स लॉ की कमी को पूरा करके उसे एम्पियर मैक्सवेल लॉ बनाया, जो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट है। इसने फिजिक्स के एक बड़े पैराडॉक्स को सॉल्व किया। और पॉइंट 3, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल है। इस गोस्ट करंट के आइडिया के बिना हम लाइट, रेडियो वेव्स या वाईफाई सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाते। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, profsam.com।